हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंद सिंह। आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। आपका प्रश्न नंबर पहला पूछ रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है कब अधिक मालूम पड़ता है। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा जब जो लिफ्ट होगी वो त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है तो वह होगा लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो होगा अधिक मालूम पड़ता है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का जो है बहुत अच्छा चालक है। इनमें से कौन सा है जो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। द्रवों में से द्रवों पूछा है, इसलिए आपका पारा हो जाएगा। पारा जो हमारा है बहुत अच्छा चालक है ऊष्मा का। आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है कि कौन सी आधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव होती है। आपका प्रश्न तीसरा पूछा कि कौन सी आधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो इसमें से कौन सी आधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। चांदी है या तांबा है या पारा है या ब्रोमीन है। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी जो हमारा है ब्रोमीन जो है ये आधातु है दोस्तों। ये कमरे के ताप पर द्रव होती है। यदि आपसे पूछता कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, यदि धातु पूछता तो आपका पारा होता और आधातु पूछेगा तो आपका ब्रोमीन होगा। आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर चार जो है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। दोस्तों जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है या नाभिकीय संलयन पर आधारित है या विकिरण पर या संलयन प्रक्रम से। तो जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है दोस्तों वो हमारा आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आपका ऑप्शन बी इसमें से हो जाएगा। नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर। आपका प्रश्न नंबर पाँच पूछा है कि परमाणु बम आधारित है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है कि परमाणु बम जो होता है वह किस पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन पर या नाभिकीय संलयन पर या विकिरण पर या संलयन प्रक्रम से। तो जो हमारा परमाणु बम होता है वो हमारा आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर। दोस्तों तो आप इसको याद रखिएगा। यदि आपसे पूछेगा हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है तो वह नाभिकीय संलयन पर, और पूछेगा परमाणु बम किस पर आधारित होता है तो आप उसको देखिएगा नाभिकीय संलयन पर। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर 6 जो है कि हाइड्रोजन किसने विकसित किया था। दोस्तों जो हाइड्रोजन है इसको किसने विकसित किया था। आपका ऑप्शन ये है एडवर्ड टेलर ने या रदरफोर्ड ने या मोसले ने। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा ये एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन को विकसित किया था। आपका प्रश्न नंबर 7 जो है दोस्तों कि शुष्क सेल है। तो इसमें से कौन सा जो हमारा शुष्क सेल है। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। प्राथमिक सेल जो हमारा है वो शुष्क सेल है। प्राथमिक सेल जो हमारा है ये शुष्क सेल है। और दोस्तों आप इसको याद रखिएगा कि शुष्क सेल में एक जिंक एनोड तथा एक कार्बन कैथोड होता है। दोस्तों आप इसको जरूर याद रखिएगा कि शुष्क सेल में एक जिंक एनोड तथा एक कार्बन कैथोड होता है। आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि परासर्व ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है कि परासर्व जो ध्वनि तरंग है इसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है या 20 हर्ट्ज होती है या 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परासर्व ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यदि आपसे पूछता है कि सरब तरंग की आवृत्ति कितनी होती है तो सरब तरंग की जो हमारी आवृत्ति होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। सरब तरंग की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। यदि आपसे पूछता है कि आश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है तो आश्रव तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज होती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। यदि पूछेगा परासर्व ध्वनि तरंग की आवृत्ति तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यदि आपसे पूछेगा कि सरब तरंग की आवृत्ति तो सरब तरंग की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। यदि आपसे पूछेगा आश्रव की तरंग की आवृत्ति तो 20 हर्ट्ज होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 9 जो है कि गैसों को द्रवित किया जा सकता है या गैसों को द्रवित की जा सकती है। किस पर की जा सकती है। क्रांतिक ताप से कम ताप पर या क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर या फिर दोनों पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनको कब द्रवित किया जाता है। क्रांतिक ताप से कम ताप पर। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्रांतिक ताप से कम ताप पर गैसों को द्रवित किया जा सकता है। आपका प्रश्न नंबर 10 है कि प्रथम परमाणुीय रिएक्टर किसके द्वारा निर्मित किया गया था। आपका प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि जो ये प्रथम परमाणुीय रिएक्टर है ये किसके द्वारा जो है निर्मित किया गया था। आपका ऑप्शन ये है कि रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है
कि मोसले, ऑप्शन सी है एडवर्ड टेलन ने, या आपका ऑप्शन डी है फर्मी। इसमें से किसने जो है कि प्रथम परमाणु रिएक्टर को निर्मित किया है? तो इसमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्मी ने प्रथम परमाणु रिएक्टर को निर्मित किया था। अगर ये आपसे पूछेगा कि किस सन में किया था, तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा, 1974 ईस्वी में जो है फर्मी ने प्रथम परमाणु रिएक्टर को निर्मित किया था। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फर्मी ने 1974 में। आपका प्रश्न नंबर 11 है कि एक नाभिक का विखंडन जो है किसके बमबारी से होता है? तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के बमबारी से, या प्रोटॉन के, या न्यूट्रॉन के, या परमाणु के? तो इसमें से आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, न्यूट्रॉन। एक नाभिक का विखंडन जो होता है न्यूट्रॉन के बमबारी से होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 12 जो है कि किरचॉफ का नियम तथा धारा का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? आपका प्रश्न नंबर 12 पूछा है कि किरचॉफ का नियम तथा धारा का नियम जो है किसके संरक्षण पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर आधारित है, या विभवांतर के, या प्रतिरोध के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आवेश। किरचॉफ और धारा का नियम जो है ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। आप इसको याद रखिएगा या कहीं नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है कि निम्न में जो है ध्वनि तरंगे हैं। दोस्तों इसमें से ध्वनि तरंगे हैं कौन सी हैं? श्रव्य तरंगे हैं, या अश्रव्य तरंगे हैं, या प्राश्रव्य तरंगे हैं, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसमें से जो है ये तीनों दोस्तों जो है हमारी जो तीनों जो है ध्वनि तरंगे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग और प्राश्रव्य तरंग जो ये तीनों है, ये तीनों ही ध्वनि तरंगे हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों आपको प्रश्न पूछ रहा है कि जो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दृढ़ पटल पर बनता है, या आइरिस पर बनता है, या कार्निया पर बनता है? तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल होगा नहीं दोस्तों, नहीं तो इसको इसी को दोस्तों वो कहते हैं कार्निया कहते हैं। दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कार्निया आपके ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो दृढ़ पटल होगा, या दृढ़ पटल नहीं होगा तो कार्निया दिया होगा। दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें सही है दृढ़ पटल, और दृढ़ पटल नहीं होता तो आपका करेक्ट होता कार्निया। दोस्तों आप इसको ध्यान में रखिएगा, दृढ़ पटल और कार्निया दोनों दोस्तों एक ही है, आप इसको याद रखिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 15 पूछा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं, या एमीटर कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या उपयुक्त सभी से? तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा ये वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो है वोल्ट मीटर कहते हैं। धारा जो होता है हमारा आमीटर से मापा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है न्यूट्रॉन के टूटने पर, या प्रोटॉन के टूटने पर, या इलेक्ट्रॉन के टूटने पर, या सभी के टूटने पर प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन के टूटने पर। दोस्तों ये इंग्लिश में टाइपिंग हो गया दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। न्यूट्रॉन के टूटने पर जो होता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि तारे टिमटिमाते हैं। दोस्तों तारे जो है टिमटिमाते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के विवर्तन के कारण? तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सही ये हो जाएगा, तारे जो होते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिमटिमाते नहीं। दोस्तों ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन में सही हो जाएगा बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे जो हमारे टिमटिमाते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। यदि आपको प्रश्न पूछा कि आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है, तब होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है झील के पानी जो है चमकती है। दोस्तों आप इसको पूछा कि झील के पानी जो है वो क्यों चमकती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप इसको नोट कर लिया। और दोस्तों आपका जो है लास्ट है प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो दोस्तों जब आपका पेपर पूछता है कि किसी बंद कमरे में प्रकाश नहीं पहुंचती है फिर भी उस कमरे में अंधेरा नहीं रहता है, क्यों? तब दोस्तों आपका होता है प्रकाश के विवर्तन के कारण। दोस्तों प्रकाश के विवर्तन के कारण ऐसा होता है जब कोई कमरा हो बंद, चारों ओर से बंद होता है, उसमें प्रकाश सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं होता, तो इसका कारण होता है विवर्तन। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिएगा या ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 18,
आपका प्रश्न नंबर 18 जो है कि जरा दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है कि जो जरा दृष्टि दोष है इसको खत्म किया जाता है किससे, उत्तल लेंस द्वारा खत्म किया जाता है या अवतल लेंस द्वारा या बाईफोकल लेंस द्वारा। तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी से हो जाएगा, बाईफोकल लेंस के द्वारा। जरा दृष्टि दोष को जो है बाईफोकल लेंस के द्वारा खत्म किया जाता है दोस्तों। और जरा दृष्टि दोष में होता है ना पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। और दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा जो हमारा दूर दृष्टि दोष को खत्म किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में जो होता है हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और अवतल लेंस है जो अवतल लेंस के द्वारा जो है हमें निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। इसमें जो होता है पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि सूर्य का ताप जो है मापा जाता है। दोस्तों में सूर्य का ताप जो है किससे नापा जाता है, ताप मापी के द्वारा नापा जाता है या गैलोरीमीटर के द्वारा या वोल्ट मीटर के द्वारा। तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। उत्ताप मापी के द्वारा जो होता है हमारा सूर्य का ताप मापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा भी आपको बताया ही हूँ कि वोल्ट मीटर के द्वारा जो है विभवांतर मापा जाता है। आप नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 20 जो है, आपका प्रश्न नंबर 20 है कि निम्न ईंधनों में किसका जो है कैलोरी मान सर्वाधिक है। दोस्तों इसमें जो है किसका जो है कैलोरी मान सर्वाधिक है, हाइड्रोजन गैस का या हीलियम गैस का या नाइट्रोजन गैस का या ऑक्सीजन गैस का। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का जो होता है कैलोरी मान वो सर्वाधिक होता है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 21 जो है कि 4 बजने पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण होता है 80 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों 4 बजने पर घड़ी के सुइयों का बीच का कोण जो होता है वो 120 डिग्री होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, 120 डिग्री। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 22 जो है कि नाइट्रोजन अणु में है। दोस्तों नाइट्रोजन अणु में क्या है, एकल बंध है या द्विक बंध है या तिर्क बंध है। दोस्तों नाइट्रोजन अणु में हमारा तिर्क बंध होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। तिर्क बंध जो होता है हमारा नाइट्रोजन बंध में होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 23 जो है कि यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 23 पूछ रहा है कि यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी, क्या होगी। दोस्तों आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एमसी स्क्वायर अर्ग होगी, ना कि एमसी अर्ग होगा, ना कि एमसी स्क्वायर प्रति सी अर्ग होगा। दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एमसी स्क्वायर अर्ग। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 24 जो है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी होगी। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 24 पूछ रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी होगी। कितना कमी होगा, 24.24% या 39.18% या 26.18% या 24%। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो सी हो जाएगा, 26.18% जो होगा भार में कमी होगा पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर जो है 25 दोस्तों है कि पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है कि पूर्ण परावर्तन जो है उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है जिसका अपवर्तन कम होता है या जिसका अपवर्तन अधिक होता है या जिसका अपवर्तन समान होता है या क्रांतिक कोण से कम कोण पर। तो जो हमारा पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है क्रांतिक कोण से कम कोण पर। दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें क्रांतिक कोण से कम कोण पर। आपका प्रश्न नंबर अगला, दोस्तों तो आपके 25 ही प्रश्न थे। दोस्तों आपके 25 प्रश्न हो चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हाँ दोस्तों, और वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर डेली आपको एक वीडियो अपलोड होता है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2025 का। दोस्तों और बहुत से वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है दोस्तों, तो आप जरूर उन वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक